वेलकम डियर फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे आपके क्लास 12th केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण अंतर वाले सभी जो आपके चैप्टर हैं, या आप कह सकते हैं कि जो पूरी बुक में से अंतर वाले क्वेश्चन रहने वाले हैं, उन सभी क्वेश्चन की बात करेंगे। तो पहला चैप्टर है विलियन। विलियन में पहला अंतर वाला आपका प्रश्न आ सकता है, मोलरता और मोलरता में अंतर। तो मोलरता और मोलरता में प्रमुख अंतर क्या होते हैं वो आप देख लीजिए। मोलरता होती है विलियन के 1 लीटर में किसी पदार्थ के विलय के मोलों की संख्या, और जो मोललता होती है जिसको मोललिटी कहते हैं, वो 1 केजी विलियन में पदार्थ के विलय के मोलों की संख्या को दर्शाती है। अगर इनके सूत्र पढ़ते हैं तो अपन देखते हैं कि मोलरता का सूत्र क्या होता है, विलय के मोल बटे विलियन का आयतन, जबकि मोललता का सूत्र होता है विलय के मोल बटे विलय का द्रव्यमान। तो इस सूत्र में भी डिफरेंस आता है। तो इसी प्रकार से इनमें पहला अंतर हो गया इनकी परिभाषा के आधार पर। फिर है कि मोलरता विलियन के आयतन से संबंधित होती है, क्योंकि उसके जो भाग में आता है वो क्या आता है, विलियन का आयतन, जबकि मोलरता होती है वो विलय की मात्रा से संबंधित होती है। ठीक है। और मोलरता है वो ताप से परिवर्तित हो जाती है। मोलरता है वो ताप से परिवर्तित हो जाती है, जबकि मोलरता है वो ताप से कोई प्रभावित नहीं होता, मतलब ताप से प्रभावित नहीं होती है। इसकी इकाई देखें, मोलरता की इकाई मोल प्रति लीटर होती है। ठीक है। या अपन ऐसे कह सकते हैं इसको, मोल बटे लीटर कह सकते हैं। ठीक है। मोल बटे लीटर कह सकते हैं, जबकि जो आपकी मोललता की इकाई है वो होती है मोल बटे केजी। ठीक है। तो ये इनकी यूनिट हो गई। अब जो ये प्रश्न है इसमें अब आपके अलग अलग टाइप के प्रश्न बन सकते हैं। एक तो हमने देख लिया कि वो अंतर वाला प्रश्न हो गया। दूसरा आपका सिंपल प्रश्न पूछ सकता है कि मोलरता या मोलरता की यूनिट लिखिए, या फिर उनके फॉर्मूले पूछ सकता है डायरेक्ट। तो इन प्रश्नों में से आपके एक तो बहुविकल्पी प्रश्न बन सकते हैं, या फिर आपको मोलरता की परिभाषा और सूत्र पूछ सकता है अति लघुत्तरात्मक प्रश्न के रूप में, और अंतर वाला प्रश्न तो अपना बनेगा ही। फिर अगला देखेंगे कि ऐसे प्रश्नों को करने के फायदे क्या हैं। जो आपने अंतर वाले प्रश्न करेंगे ना, तो अंतर वाले प्रश्नों को करने के फायदे क्या हैं। तो अंतर वाले प्रश्नों को मेनली क्या है फायदे उनके, एक तो उनके साथ साथ अपने जो बहुविकल्पी प्रश्न है वो भी तैयार हो जाते हैं। अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है जो कि शॉर्ट आंसर टाइप, वो भी तैयार हो जाएंगे, और जो आपके लघुत्तरात्मक प्रश्न है वो भी तैयार हो जाएंगे। तो ऐसे प्रश्नों की तैयारी भी अपने क्या होती है, साथ में हो जाती है। अब ये जो सभी अंतर वाले प्रश्न हैं ये सभी एग्जाम में क्या है, बार बार पूछे गए हैं। तो पूछे गए हैं तो इनको जरूर करना। ठीक है। इन प्रश्नों को तो अपने को जरूर करना ही करना है। इन प्रश्नों को अपने को करना ही करना है। ठीक है। क्योंकि ये आवश्यक रह जाते हैं, क्योंकि हर साल बोर्ड में आते हैं, तो कभी न कभी अपने पेपर में भी आ सकते हैं। फिर है अपना दूसरा है अनादर्श और आदर्श विलयन। ठीक है। अनादर्श और आदर्श विलयन का भी है। तो अनादर्श और आदर्श विलयन भी अपन देख लेते हैं। ये जो राउल्ट के नियम का आता है, तो पहले अपन राउल्ट और हेनरी का नियम देख लेते हैं। तो राउल्ट का नियम और हेनरी का नियम भी अपने पास एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के रूप में आ जाता है। और राउल्ट के नियम की बात करें और हेनरी के नियम की बात करें, तो इन दोनों के नियम की परिभाषाएं दे रखी हैं। कि जो हेनरी का नियम है, गैस की विलेयता में विलियन के गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होता है। मतलब किसी गैस की विलेयता विलियन में गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है। जबकि राउल्ट के नियम की बात करें तो किसी विलियन का वाष्प दाब विलियन में विलय के मोल की भिन्नता या मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। दोनों की जो फॉर्मूला है, दोनों की समीकरण है वो दे रखी है, और इन दोनों की भी समीकरण दे रखी है। तो राउल्ट और हेनरी का नियम का जो गणितीय रूप है, समीकरण कह सकते हैं, वो यहाँ पर दे रखी है। अब मुख्य कार्य क्या है कि हेनरी का नियम क्या है, गैस का आंशिक दाब और विलेयता के रूप में होता है, और राउल्ट का नियम विलियन में विलय और विलय की मात्रा के रूप में अपने को देखने को मिलता है। उपयोगिता आपने दे रखी है कि हेनरी का नियम कोल्ड ड्रिंक्स, गहरे समुद्र में गोताखोरी और स्क्रू ड्राइविंग में यूज होता है, और जो आपका राउल्ट का नियम है विलियन के वाष्प दाब, उबाल और आकस्मिक गुणों की गणना में। लागू क्षेत्र कौन से होते हैं, ये गैस तरल संतुलन होता है और तरल वाष्प होता है। तो इस प्रकार ये अपने नियम देख लिया। अब उसी के आधार पर जो राउल्ट ने विलियनों को भागों में बांटा था, एक तो था आदर्श विलियन। तो ये आदर्श विलियन के कुछ पॉइंट है वो आप याद कर लेना, क्योंकि अब अपन वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। ये प्रश्न तो आपको आते ही होंगे, पर हमने इनको क्या किया, एक बार अंतर के रूप में सेट करके लिख लिया। अब आदर्श विलियन में क्या होता है, आदर्श विलियन और अनादर्श विलियन एक दूसरे का विलय मतलब उल्टा कह सकते हैं। यहाँ पर डेल्टा एच है जो एंथैल्पी में परिवर्तन होगा, वो एंथैल्पी में परिवर्तन शून्य होगा। यहाँ पर एंथैल्पी में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है। एंथैल्पी में परिवर्तन शून्य नहीं होगा। यहाँ पर जो विलियन का आयतन है वो परिवर्तन नहीं होगा, और यहाँ पर विलियन के आयतन में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार आप इनको समझ सकते हैं। फिर अपन आगे बात करेंगे धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन के बारे में। आप इनके आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन के एग्जाम्पल भी याद कर लेना। और जैसे कि धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन है,
इनको भी हमने बांट दिया है और इनको भी अंतर के आधार पर इंपॉर्टेंट रह जाते हैं। ये ऋणात्मक विचलन के उदाहरण क्या है, एसीटोन और बेंजीन का मिश्रण, जबकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पानी का मिश्रण क्या है आपके ऋणात्मक विचलन का हिस्सा। अब इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं HCl प्लस H2O, ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। फिर है अपना तीसरा चैप्टर जिसमें विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल में प्रमुख अंतर है, तो इन अंतर को भी आपको अच्छी तरह से देखना है। अंतर के रूप में आपको पहले तो है कि जो दोनों में जो कार्य होता है एनोड और कैथोड का वो किस प्रकार होता है, और विद्युत रासायनिक सेल में रेडॉक्स अभिक्रियाएं होती हैं और विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करती हैं। इस प्रकार इनको अपने को समझना है। फिर अपना एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है जो कि है तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता का, ठीक है। तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता क्या होती है, उनकी जो परिभाषा है पहले तो वो पढ़ लेनी है आपको, फिर उनके प्रतीक चिन्ह है, फिर उनकी इकाई है, और फिर उनका संबंध है क्या है, और फिर परिकलन का आधार क्या है। तो अपने को मैंने पहले ही बताया था कि इन क्वेश्चन को करने से आपके एक तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एकदम आपके तैयार हो जाएंगे, और एक MCQ क्वेश्चन आते हैं वो भी तैयार हो जाएगा। अब MCQ क्वेश्चन किस प्रकार आ जाता है, आपको पूछ लेगा कि मोलर चालकता होती है उसकी यूनिट क्या होती है। तो अपन जानते हैं मोलर चालकता की यूनिट क्या होती है, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल होती है, ये आपकी मोलर चालकता की यूनिट हो जाती है। या फिर आपको तुल्यांकी चालकता की यूनिट पूछ सकता है MCQ प्रश्न में, तो उसकी हो जाएगी सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट, तो ये उनकी यूनिट हो गई। अब यहाँ पे इनके जो फॉर्मूले होते हैं ये फॉर्मूले भी यहाँ पर लिखे गए हैं। जो ये फॉर्मूले यूज कहाँ आएंगे, अपने को न्यूमेरिकल में यूज आएंगे, या फिर आपके डायरेक्ट भी पूछ सकता है फॉर्मूला लिखने को। तो फिर अपन आगे बात करेंगे जो परिकलन का आधार क्या है, मोलर चालकता होती है वो मोलर संख्याओं के आधार पर मापते हैं, और इसको समतुल्य संख्या या इक्विवेलेंट मास के आधार पर मापते हैं। और यहाँ पर ये मोलर चालकता का संबंध दे रखा है तुल्यांकी चालकता के रूप में। और फिर अपन आगे बात करेंगे जो कि आपका बैटरी के रूप में रहने वाला है, प्राइमरी बैटरी और सेकेंडरी बैटरी क्या होती है। अब प्राइमरी बैटरी और सेकेंडरी बैटरी का तो अंतर एकदम ईजी है, और इनकी रासायनिक अभिक्रियाएं किस प्रकार होती है और इनके उदाहरण क्या है। उदाहरण आपको जरूर याद रखने हैं, MCQ प्रश्न में पूछे जाते हैं कि प्राइमरी बैटरी के उदाहरण क्या है, तो आपके ड्राई सेल हो गया, मरकरी सेल और लिथियम बैटरी है वो उनके उदाहरण है। जबकि जो आपके लिथियम आयन बैटरी, लेड एसिड बैटरी और निकल कैडमियम बैटरी है वो आपके किसके उदाहरण है, द्वितीयक बैटरी के उदाहरण है। फिर अपन आगे इनके ये उदाहरण दे रखे हैं और इनका यूज कहाँ पे होता है। जो आपकी प्राइमरी बैटरी है वो घड़ियों, कैलकुलेटर, टॉर्च में यूज होती है, जबकि सेकेंडरी बैटरी है उसका यूज कहाँ होता है, मोबाइल फ़ोन में, लैपटॉप में, इलेक्ट्रॉनिक वाहन में। जो प्राइमरी बैटरी होती है उसको अपन चार्ज नहीं कर सकते वापस, एक बार डिस्चार्ज हो गई तो वो गई। लेकिन जो सेकेंडरी बैटरी है उसको अपन पुनः चार्ज में ले सकते हैं, जैसे कि अपने जो मोबाइल की बैटरी होती है, लैपटॉप हो गया, ठीक है। अब ये जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है केमिकल काइनेटिक्स का, रासायनिक बल गति के जो चैप्टर है उसमें से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के जो पहले तो इनकी परिभाषा दे दी, फिर अपने फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का जो आपका गणितीय रूप है वो हमने दे दिया। अब यूनिट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रह जाता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट क्या होती है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट होती है सेकंड इनवर्स, और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की जो यूनिट होती है वो होती है लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स। अब अर्धयुगाल भी दे रखा है यहाँ पर, ये अर्धयुगाल आपको कहाँ पर हेल्प करेगा, जो आपके MCQ प्रश्न आएंगे वहाँ पर तो हेल्प करेगा ही करेगा, साथ में न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ये आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन में हेल्प करेगा, ठीक है। जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाते हैं वहाँ पर आपका हेल्प करेगा। और उदाहरण क्या है ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। प्रथम कोटि अभिक्रिया के उदाहरण क्या है, रेडियो एक्टिव 6 या N2O5 का अपघटन, और ये आपके द्वितीय कोटि अभिक्रिया के उदाहरण है। फिर अपन आगे देखते हैं सक्रिय ऊर्जा और देली ऊर्जा में अंतर दे रखा है। सक्रिय ऊर्जा और देली ऊर्जा में प्रमुख अंतर दे रखा है, परिभाषा दे रखी है, और उत्प्रेरक उनको कैसे प्रभावित करता है वो भी हमने दे रखा है। फिर अपन आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट रह जाता है, अभिक्रिया का वेग और वेग स्थिरांक, इनमें क्या अंतर है। तो अभिक्रिया का वेग है ताप बढ़ाने पर बढ़ता है, और वेग स्थिरांक भी क्या है, ताप बढ़ाने पर क्या होता है, बढ़ता है। फिर अपना अगला अंतर की बात करें तो अभिक्रिया के वेग का जो मात्रक होता है वो मोल प्रति लीटर सेकंड होता है, जबकि वेग स्थिरांक का मात्रक है अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करता है। जैसे कि फर्स्ट कोटि का जो फर्स्ट कोटि है उसका जो मात्रक होता है वो होता है सेकंड इनवर्स। इस प्रकार अलग अलग प्रकार के होते हैं, ठीक है। प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि अपन दो ही पढ़ते हैं बेसिकली। फिर अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया की प्रगति को प्रारंभ में घटाता है, जबकि जो वेग स्थिरांक का मान है वो आपका क्या है, नियत रहता है। तो ये आपके फिर अपना अपने जो अभिक्रिया की कोटि होती है और अभिक्रिया की आणविकता होती है उनमें महत्वपूर्ण अंतर स्पष्ट है, जो एक एक अंतर दे रखे हैं ये आपको याद कर लेने हैं। फिर अपना चलेंगे जो अपना अगला चैप्टर है P ब्लॉक वाला, उसमें एक चीज़ अपने को ये अंतर के रूप में तो बहुत कम बार पूछा गया है तो इसको आप याद मत करना, लेकिन अपने को एक चीज़ याद रखनी है कि क्रोमियम के ऑक्साइड की एक तो ऑक्सीडेशन स्टेट याद रखनी है, MCQ प्रश्न में पूछा जा सकता है, और एक मैंगनीज के
जो मैंगनीज का ऑक्साइड होता है उसके ऑक्सीडेशन स्टेट, और इनके कलर भी याद रख लेना, इनका जो कलर होता है वो भी याद रखना, और ऑक्साइड या जो ऑक्सीकरण या अपचय गुण होता है वो किस प्रकार होता है। फिर आपका डी एंड एफ ब्लॉक वाला तत्व है, उसमें आपको एक्टिनाइड और लेंथेनाइड में अंतर स्पष्ट करने हैं। तो एंटेनाइड पहले तो उनको इलेक्ट्रॉनिक संरचना के आधार पर, फिर रेडियोधर्मिता, फिर ऑक्सीडेशन अवस्था और इनके उपयोग के आधार पर अपने को अंतर स्पष्ट कर लेगा। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में जी, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है, क्योंकि ये पिछले साल भी आया नहीं था, लगभग आपका इस साल आने का पूरा चांस है। फिर है समन्वय यौगिक जिसको अपन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं, और द्वियोनिक यौगिक जिसको अपन बाइनरी यौगिक कहते हैं, उनमें अंतर क्या है। तो समन्वय यौगिक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में महत्वपूर्ण अंतर दे रखे हैं, और समन्वय यौगिकों को किस प्रकार लिखा जाता है, और NaCl और MgO इस प्रकार अपन कैसे लिखते हैं, बाइनरी कंपाउंड या अपन द्विआण्विक यौगिक होते हैं उनको लिखते हैं। फिर है अगला क्वेश्चन समन्वय संख्या जिसको अपन उप सहसंयोजन संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं, उनमें और ऑक्सीकरण संख्या में महत्वपूर्ण अंतर ये भी दे रखा है। अब ऑक्सीकरण संख्या और समन्वय संख्या दोनों अलग अलग चीज़ होती हैं, ये भी आपको याद रखना है। सेम भी हो सकती है लेकिन कुछ केसेस में होगी, लेकिन ज़्यादातर क्या होगी वो अलग अलग होगी। फिर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रह जाता है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, SN1 और SN2 अभिक्रिया में अंतर। SN1 और SN2 में अभिक्रिया में अंतर, या तो आपको SN1 की क्रियाविधि पूछ लेगा, और या तो आपको SN2 की क्रियाविधि पूछ लेगा, या फिर आपके दोनों के अंतर भी पूछ लेगा। तो ये SN1 और SN2 में महत्वपूर्ण अंतर है। फिर अपने को एक इसमें क्रम भी याद रखना होता है SN1 और SN2 का, लेकिन वो भी इसमें अभी दिया नहीं है। फिर है आपका नाभिकीय प्रतिस्थापन और इलेक्ट्रॉनिक प्रतिस्थापन में अंतर। तो नाभिकीय प्रतिस्थापन और इलेक्ट्रॉनिक प्रतिस्थापन में अंतर, उनके उदाहरण दे रखे हैं, प्रतिक्रिया का प्रभाव क्या होता है और दिशा क्या होती है, ठीक है। तो ये उनके हेलो एल्केन व हेलो एलिन वाला हो गया। फिर अल्कोहल में ये अंतर है आपके 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल में जो अंतर आते हैं वो है, ठीक है। अंतर के साथ साथ अपने को क्या है, उदाहरण याद रखने हैं, ठीक है। तो ये जो उदाहरण है ना, अपने को सिर्फ ये उदाहरण याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट उदाहरण है, ठीक है। और उनकी क्रियाशीलता है वो भी याद रखनी है। तो ये जो SN1 और SN2 की प्रति क्रियाशीलता है और अंतर है वो अपने को याद रखने हैं। फिर है अल्कोहल और फिनॉल। अब आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है अल्कोहल फिनॉल के बारे में, तो आप ये अंतर याद रख सकते हैं, ठीक है। तो अल्कोहल क्या होता है, फिनॉल क्या होता है, उनमें अंतर दे रखे हैं। अब उनकी संरचना दे रखी है, अम्लीयता दे रखी है, रासायनिक गुण दे रखे हैं, और पानी में घुलनशीलता दे रखी है। अब अल्कोहल के एग्जाम्पल दे रखे हैं, फिनॉल के भी एग्जाम्पल दे रखे हैं। फिर अपन बात करेंगे टोलेन परीक्षण और फेलिंग परीक्षण। इसमें आपको एक चीज़ तो ये टोलेन परीक्षण और फेलिंग परीक्षण का जो उपयोग होता है वो किसमें होता है, एक तो वो याद रखना है। फिर है कि एल्डिहाइड के साथ सिल्वर जो मिरर का निर्माण करते हैं, और ये एल्डिहाइड के साथ कॉपर फर्स्ट या CO2 ऑक्साइड का क्या करते हैं, निर्माण केवल एल्डिहाइड प्रतिक्रिया से प्राप्त होते हैं, और ये केवल क्या होते हैं, एल्डिहाइड प्रतिक्रिया होती है, इनमें केवल एल्डिहाइड प्रतिक्रिया से प्राप्त। अब इसमें दर्शी परिवर्तन होता है सिल्वर मिरर का, और लाल नारंगी रंग का इसमें होता है। फिर अपना अलग है एल्डिहाइड कीटोन वाला, ये तो एकदम इजी है। एल्डिहाइड कीटोन में जो प्रमुख अंतर है ये अपना ऑक्सीडेशन स्टेट के आधार पर, उनके एग्जाम्पल और उनके उपयोग के आधार पर देख सकते हैं। अगला है अपना प्रश्न कार्बोक्सिलिक अम्ल और फिनॉल में अंतर। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल और फिनॉल में अंतर आपका अम्लता के आधार पर भी पूछ सकता है, ठीक है, अम्लता के आधार पर और pK मान के आधार पर पूछ सकते हैं, तो इसको अपन ज़्यादा फोकस करेंगे। फिर है अगला प्रश्न आपका जो जैव अणु वाला चैप्टर है वहाँ पर रह जाता है प्रोटीन और एंजाइम में अंतर, संरचना के आधार पर एंजाइम में, और फिर कार्य क्या होता है उनका, और फिर प्रकार क्या होते हैं, और संवेदनशीलता, इनके आधार पर ये अलग अलग अंतर दे रखे हैं, ये भी आपको शॉर्ट लिस्ट में करने हैं। फिर अपना एक DNA और RNA में अंतर आ जाता है, वो भी आपको याद करना है। लेकिन ये जो अभी DNA और RNA वाला ज़्यादा पूछा नहीं जाता, लेकिन आपको DNA और RNA वाला याद जरूर करना है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं, ये आपका MCQ के रूप में आ सकता है, विटामिन A, D, E, K, ये तो वसा में घुलनशील होते हैं। जबकि जल में घुलनशील कौन से होते हैं, ये आपके C, B, B1, B2, B3 ये हो गए आपके जल में घुलनशील। शरीर में संचय किस रूप में रहते हैं, शरीर में संग्रहित होते हैं और अधिक समय तक रहते हैं। जबकि जो जल में घुलनशील वाले होते हैं वो शरीर में संग्रहित नहीं होते हैं और अधिक मात्रा लिए जाने पर उत्सर्जित हो जाते हैं। विभाजन वसा के माध्यम से अवशोषित होते हैं और ये जल के माध्यम से अवशोषित होते हैं, और कुछ कमियां भी होती हैं इनमें, लेकिन अपने को ज़्यादातर ये अंतर में अपने को दो चीज़ें याद रखनी है। एक तो विटामिन होते क्या है, वसा में घुलनशील विटामिन और जल में घुलनशील विटामिन। फिर अपन अगले की बात करें तो आप DNA व RNA में अंतर याद रखना, ठीक है, DNA व RNA में अंतर भी याद रखना। ये हम थोड़ा क्वेश्चन भूल गए थे, लेकिन DNA व RNA में अंतर तो आपको आता ही होगा, DNA व RNA में अंतर, ठीक है, DNA व RNA में अंतर याद रखना। और इनकी जो PDF है, जो ये सभी PDF है,
PDF कहाँ पे मिलेगी आपको? टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप में आपको PDF मिल जाएगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से जाकर ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम ग्रुप में आपको PDF मिल जाएगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।